नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रिज्म। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिज्म क्या होता है, साथ में प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन यहां पर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, प्रिज्म होता क्या है कि एक पारदर्शी माध्यम का, समांगी पारदर्शी माध्यम का यदि तीन आयताकार फलक हैं और उन तीनों फलकों के मध्य यदि हम कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भर दें तो उस व्यवस्था को हम प्रिज्म कहते हैं। यदि हम इस तरीके से लें कि दो आयताकार फलक हैं और उनके बीच में यदि हम कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भर दें तो उस व्यवस्था को भी हम प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रिज्म होता क्या है। एक समांगी पारदर्शी माध्यम का बना होता है और दो आयताकार फलकों के मध्य यदि उस माध्यम को भर दें तो जो प्राप्त व्यवस्था है उसको ही हम प्रिज्म कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम प्रिज्म होता क्या उसकी डेफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं। प्रिज्म कि यदि दो आयताकार फलकों के मध्य, फलक कह दीजिए, पृष्ठ कह दीजिए, फलकों के मध्य समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए, समांगी माध्यम भर दिया जाए, पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए। समांगी होना चाहिए, एक समान रूप से होना चाहिए मैटर, पारदर्शी होना चाहिए माध्यम भर दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था, जो प्राप्त व्यवस्था है उसी को ही हम प्रिज्म कहते हैं। प्राप्त व्यवस्था प्रिज्म कहलाती है। और देखिए दोस्तों, ये जो दोनों आयताकार फलक होते हैं इनके मध्य का जो कोण होता है उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। तो दोनों आयताकार फलकों के मध्य, दोनों आयताकार फलकों के मध्य, फलकों के मध्य का कोण अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण या हम कह सकते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कहलाता है। अपवर्तक कोण कह दीजिए या प्रिज्म कोण कह दीजिए, अपवर्तक कोण कहलाता है या प्रिज्म कोण कहलाता है। अब दोस्तों, यहां पर हम एक प्रिज्म का निर्माण आपके सामने कर रहे हैं कि ये एक आयताकार फलक है। इस तरीके से ये हमारे पास में दूसरा आयताकार फलक है और इसके बीच में यदि हम कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भर दें तो इस व्यवस्था को ही हम प्रिज्म कहेंगे। और देखिए दोस्तों, ये यदि दोनों आयताकार फलक हैं तो ये वाला जो एंगल होता है इसको ही हम प्रिज्म कोण कहते हैं। यदि इस बिंदु को मैं नाम दे दूं ए, इस कोण को हम कह दें ए से, तो ये वाला जो कोण है दोस्तों वो कहलाता है प्रिज्म कोण, या इसको हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। इस प्रिज्म का मैं नाम दे देता हूं ABC। ये हमारे पास में प्रिज्म है, इसके मध्य समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाता है और मोस्टली जो प्रिज्म होते हैं दोस्तों वो कांच के बने होते हैं। तो यहां पर कांच अक्सर भरा होता है, उसके दो फलक त्रिभुजाकार होते हैं जबकि तीन उसके जो फलक होते हैं वो आयताकार फलक होते हैं। तो प्रिज्म के अंदर 5 फलक होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, इस प्रिज्म द्वारा हम अपवर्तन का यहां पर अध्ययन करेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की किरण का अपवर्तन किस तरीके से होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण का अर्थ है कि जो प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है और वो अपने 7 रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है प्रिज्म के द्वारा। प्रिज्म क्या करता है, जो श्वेत प्रकाश होता है उसको अपने अवयवी रंगों में विभाजित कर देता है, घटकों में वियोजित
कर देता है। तो उस घटना को हम कहते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण। रंगों में प्रकाश का टूटना, विक्षेपित होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बट यहां पर हम अध्ययन करने के हिसाब से एक प्रकाश की किरण हम लेकर चलेंगे और उस प्रकाश किरण का अपवर्तन यहां पर हम देखने वाले हैं। और यहां पर ये लेकर चलेंगे कि दोस्तों जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म के द्वारा कितनी विचलित होती है, वो यहां पर हम देखेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम एक प्रकाश की किरण यहां पर लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण है। ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसको मैं नाम दे देता हूं यहां से, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P। और ये जो फलक AB है इसके बिंदु Q के ऊपर जाकर आपतित होती है। Q पर आपतित होने के पश्चात इस फलक के द्वारा ये जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तित हो जाती है। ये जो प्रकाश की किरण है इसका जो पथ था दोस्तों वो इस तरीके से था, वो जानी तो यहां से चाहिए थी, जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ये इसकी मूल डायरेक्शन है, मूल दिशा है, इस दिशा में वो जानी चाहिए थी। बट अपने पथ से थोड़ी सी अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होने के पश्चात इस तरीके से गमन करती है। अब इस फलक के ऊपर आते ही जैसे इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं यहां से R, और इस बिंदु R के ऊपर ये प्रकाश की किरण है फिर से अपवर्तित होती है। फिर से इसका क्या होगा दोस्तों, अपवर्तन होगा और ये S दिशा में जा रही है, S की ओर जा रही है। तो हमने जो प्रकाश की किरण आपतित करवाई वो P Q R S पथ के अकॉर्डिंग चलती है, गमन करती है दोस्तों। अब आप यहां पर देखेंगे कि हम इस फलक के ऊपर भी अभिलंब खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों इस जो हमारे पास में पृष्ठ है उसके ठीक लंबवत दिशा में यदि हम खींचेंगे तो ये हमारे पास में अभिलंब का निर्माण होगा। और यहां से भी ठीक लंबवत दिशा में यदि आप खींचेंगे तो ये अभिलंब का निर्माण करेगा। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं N। इस बिंदु को हमने दोस्तों क्या नाम दे दिया, N। ये यहां पर हमारे पास में ये अभिलंब है, ये N N डैश और N इसको डबल डैश ले लीजिए चाहे तो ये इस पृष्ठ का अभिलंब है, ये इस पृष्ठ का अभिलंब है। इसके इस फलक और इस अभिलंब के बीच का कोण 90 डिग्री, इस फलक और इस अभिलंब के बीच का कोण भी 90 डिग्री है। देखिए आपतित प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है और जो ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इधर जा रही है। तो फाइनल जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो RS है। यदि मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो यदि इसको पीछे बढ़ाते हैं तो वो इस बिंदु के ऊपर आकर मिलती है, इस बिंदु के ऊपर आकर मिलेगी। यहां से आपतित किरण तथा निर्गत किरण, इस वाली किरण को हम निर्गत किरण कहेंगे। इसके बीच का जो एंगल है उसको हम विचलन कोण कहेंगे, डेल्टा से पुट किया जाएगा। देखिए जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको हम आपतन कोण कहेंगे, I से पुट कर रहे हैं। और यहां से इस फलक के ऊपर यह आपतन कोण हो गया I, और इस अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच के कोण को मैं यहां पर पुट कर देता हूं R1 से, और इस वाले एंगल को मैं पुट कर देता हूं R2 से। निर्गत किरण यहां पर RS है और इसके अभिलंब के बीच का जो एंगल है उसको हम लिख देते हैं E से। दोस्तों जो इस डायग्राम में हमने कुछ चीजें यहां पर यूज में ली है वो आप समझने का प्रयास करेंगे कि ABC तो हमारे पास में प्रिज्म है, तो प्रिज्म है उसको हमने ABC से निर्मित किया है। फिर आप देखेंगे ये जो A है वो है प्रिज्म कोण, A क्या है, प्रिज्म कोण है। फिर आप देखिए कि यहां पर जो PQ है, PQ वो है आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण PQ है। फिर आप देखेंगे QR, यह है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और अंत में आप देखेंगे RS, यह है निर्गत किरण, निर्गत किरण।
जो कि इस प्रिज्म से बाहर निकल रही है। आप यहां पर कुछ चीजें और देखेंगे। ये यहां पर है जो फलक ए बी है उसके लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण है R1। देखिए फलक AB पर फलक AB पर जो I है वो तो है आपतन कोण। I दोस्तों क्या है? आपतन कोण। और जो R1 है वो है अपवर्तन कोण। R1 क्या है दोस्तों? फलक AB पर अपवर्तन कोण है। और जो फलक AC है उसके ऊपर आपतन कोण तो है R2 और E है निर्गत कोण। E को हम क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहा जाएगा। निर्गत कोण से हम इसको पुट करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो एंगल है जिसको हमने यहां पर डेल्टा से लिखा है, इस डेल्टा को हम कहते हैं विचलन कोण। तो इस डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखी है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों जो प्रकाश की किरण आपतित हुई प्रिज्म पर वो RS के रूप में निर्गित हो गई है, बाहर इससे निकल गई है। अब यहां से डायग्राम की सहायता से, ये जो डायग्राम है उसकी सहायता से, हेल्प से लेते हुए आप देखेंगे देखिए दोस्तों ये हमारे पास में अभिलंब है और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री। और ये हमारे पास में AQNR एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चित्र में देखिए, चित्र में चतुर्भुज कौन सा है? AQNR से। AQNR आपको दिख गया होगा, AQN और R, इन चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों मैं इसको इस तरीके से पुट कर दूं कि जो कोण A है, कोण A, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, पूरा का पूरा कोण लिखना है कोण AQN, फिर प्लस में कोण QNR, फिर प्लस में कोण NRA बराबर 360 डिग्री। एक बार इसको समझ लेंगे, कोण A प्लस कोण AQN, फिर प्लस में NRA, और यही हमने लिखा है देखिए QNR और NRA। तो ये हमारे पास में चारों जो कोणों का अंतः कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। डायग्राम से आप देख लीजिए कि ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण 90 है। कौन कौन से कोण 90 है? कोण AQN ये 90 डिग्री का है। कोण जो AQN है वो 90 डिग्री का है। इसके साथ में कोण NRA ये भी 90 डिग्री का है। NRA ये भी 90 डिग्री का है। दोनों कोण AQN और NRA दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया? कोण A प्लस में 90 डिग्री प्लस में कोण QNR प्लस में 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहां से कोण A प्लस में कोण QNR इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास में आ गया है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में हम चलते हैं यहां पर इस ट्राइंगल की ओर, QNR चित्र में हम ले रहे हैं त्रिभुज QNR से। देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण, ये हमने त्रिभुज लिया QNR, इसका ये वाला एंगल R1 R2 और ये वाला कोण है QNR, तीनों का योग 180 डिग्री होगा।
तो R1 प्लस में R2 प्लस में कोण Q एन R तीनों का योग 180 डिग्री होगा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यदि आप यहां पर समीकरण 1 और 2 को अच्छे से देखेंगे तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो 180 डिग्री, ये वाला एंगल QNR और कोण A है वो R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 की तुलना से हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा R1 प्लस में R2 बराबर कोण A। इससे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 हमने यहां पर दे दी है। अब दोस्तों फिर से हम इस डायग्राम की ओर लौटते हैं। हम बात करते हैं यहां पर इस ट्रायंगल की। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं M। इस ट्रायंगल QRM, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे को इस विचलन कोण का मान ज्ञात करना है और इस विचलन कोण का जो मान होता है वो देखो ये इस ट्रायंगल का बहिष्कोण है और किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, देखिए दोस्तों ये लाइन में पुट कर देता हूं। वैसे आप जानते भी हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर विचलन कोण जो डेल्टा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? विचलन कोण जो कि हमने डेल्टा से पुट किया है। ये जो विचलन कोण होता है तो ये जो ट्रायंगल है इसका एक तो ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल के योग के बराबर होगा। अब यहां पर ये वाला जो एंगल है वो दोस्तों समझेंगे आप, यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा? देखिए ये वाला एंगल यहां से है I, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो I होगा। देखिए यहां से एक बार देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक का एंगल I होगा और हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो इस I में से यदि मैं R1 घटा दूं तो ये वाला कोण आ जाएगा, तो I माइनस R1 के बराबर होगा। ये किसके तुल्य होगा दोस्तों? I माइनस R1 के इक्वल होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, ये I तो इसका समूह कोण ये भी I और I में से R1 घटा देंगे तो हमारे पास में ये वाला कोण आ जाएगा। तो ये है दोस्तों I माइनस R1, I माइनस R1। अब यहां पर देखेंगे ये वाला एंगल आपके पास में है E, इसका समूह कोण ये भी E है, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है E, हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो इस E में से यदि R2 घटा दें तो ये वाला कोण आ जाएगा। एक बार देखेंगे ये E है तो इसके समूह कोण ये भी E हो जाएगा, ये R2 है तो E में से R2 घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास में आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है वो है दोस्तों E माइनस R2, E माइनस R2 के इक्वल है। तो इसे मैं पुट कर देता हूं E माइनस R2। दोस्तों इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए समझेंगे। डेल्टा बराबर I प्लस में E माइनस में R1 प्लस R2, माइनस में ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो R1 प्लस में R2 हमारे पास में आ गया है। अब दोस्तों यहां से आप देखेंगे इसे इक्वेशन के अंदर हम समीकरण 3 को इस समीकरण के अंदर यदि हम पुट कर दें तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 को उठाकर हम समीकरण 4 में रख देंगे तो डेल्टा बराबर हमारे पास में आ जाएगा I प्लस में E माइनस में R1 प्लस R2 के स्थान पर हम कोण A रख सकते हैं या सिर्फ A रख दीजिए, कोण A भी रख सकते हैं। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5।
ये दोस्तों हमारे पास में आ गई है समीकरण 5। यहां तक आप लोगों को ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, विचलन कोण की जो वैल्यू है दोस्तों आराम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यही था प्रिज्म का अपवर्तन, कि प्रिज्म के द्वारा जब कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो उसका अंदर इतना विचलन उत्पन्न हो जाता है। डेल्टा बराबर आई प्लस में ई माइनस में ए यहां पर प्रिज्म कोण है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तक कोण है, आई यहां पर आपतन कोण और ई यहां पर निर्गत कोण है। अब यहां पर हम एक स्पेशल कंडीशन देखेंगे, विशेष स्थिति। और विशेष स्थिति वो वाली देखने वाले हैं कि इस प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कब प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रिज्म से यहां से प्रकाश की किरण जब चलती है तो वो अपवर्तित होकर निर्गित होती है। तो यहां से आप आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल होता है डेल्टा, इस डेल्टा का मान न्यूनतम कब होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए जो R1 और R2 हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। R1 तथा R2 दोस्तों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। R1 और R2 को जब हम बराबर ले लेंगे तो जो डेल्टा है वो यहां पर न्यूनतम होगा। साथ में I और E भी बराबर होने चाहिए। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति यहां पर हम देखेंगे और वो तभी प्राप्त होगी जब आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हो, R1 और R2 बराबर हो, तब जो डेल्टा होता है वो मिनिमम होगा, न्यूनतम डेविएशन होगा। तो देखिए दोस्तों, विशेष स्थिति कौन सी है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है दोस्तों। विशेष स्थिति कौन सी वाली है, न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति है ये, न्यूनतम विचलन की स्थिति। और न्यूनतम विचलन की स्थिति कब प्राप्त होगी, जब I और E दोनों क्या हो, बराबर हो, तथा R1 और R2 दोनों क्या हो, बराबर हो। ये हमने R के इक्वल मान लिया है। तो जो डेल्टा होगा दोस्तों उसको हम डेल्टा M से पुट करेंगे, न्यूनतम विचलन कहा जाएगा। न्यूनतम विचलन हम उसे कहेंगे, मिनिमम डेविएशन कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर हमारे पास में जो न्यूनतम विचलन है, समीकरण 5, समीकरण जो 3, इन सब के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सर्वप्रथम समीकरण 3 आप देखेंगे, समीकरण 3 से न्यूनतम विचलन की स्थिति में समीकरण 3 क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 इक्वल टू A के बराबर है। तो R1 के स्थान पर R1 के स्थान पर कितना पुट कर देंगे हम, R, जो कि हमने अभी माना, फिर प्लस में R2 के स्थान पर भी R, फिर बराबर में आ गया ये कोण A के बराबर। यहां से आ गया 2R बराबर कोण A, और यहां से आपके पास में निकला R बराबर कोण A बट्टे में 2, और इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 6, R की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब हम समीकरण 5 से, समीकरण 5 से आप देखिए, समीकरण 5 से आपके पास में डेल्टा के स्थान पर हम डेल्टा M यूज में ले लेंगे, I और E दोनों को हम बराबर पुट कर देंगे, तो 2I हो गया, माइनस में कोण A हो गया। यहां से यदि आप I की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 2I बराबर हम पुट कर सकते हैं डेल्टा M प्लस में कोण A, और यहां से आपके पास में I बराबर आ गया डेल्टा M प्लस में कोण A बट्टे में 2। ये आपके पास में आ गई है दोस्तों समीकरण 7। समीकरण 6 में हमारे पास में R की वैल्यू आई है, और समीकरण 7 में हमारे पास में I की वैल्यू प्राप्त हुई है। जो फलक है, AB फलक है, उसके ऊपर ये अपवर्तन कोण या आपतन कोण, और हम फलक AB के ऊपर स्नेल का नियम हम अप्लाई कर देंगे और इनकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। तो यहां से दोस्तों में इसको मिटाना पड़ेगा अब यहां से। तो देखिए दोस्तों, एक बार इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे इसको। मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं।
देखिए दोस्तों, स्नेल के नियम से हमारे पास में क्या निकला है। स्नेल का नियम हम जानते हैं। स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है n/1। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसको मैं n से ही पुट कर दूं तो यहां पर समीकरण 6 और 7 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 6 व 7 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि पुट कर दें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा। देखिए n बराबर, यहां से साइन आई की वैल्यू हमारे पास में आप देखिए समीकरण 7 से डेल्टा m प्लस में a अपॉन में 2, फिर हमारे पास में आएगा साइन r की वैल्यू आप देखिए समीकरण 6 से, तो r की जो वैल्यू है वो है r की जो वैल्यू है दोस्तों वो है a/2। तो यहां से आपके पास में आ गया a/2। दोस्तों यदि थीटा बहुत छोटा होता है तो उसको हम साइन थीटा को थीटा पुट कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा हम पुट करते आए हैं। एंगल छोटा होने की स्थिति में टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 के इक्वल पुट किया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो एंगल है आई और आर, इनको हम छोटा मानकर चलेंगे और जब छोटा मानकर चलते हैं तो साइन आई को हम आई पुट कर देंगे, साइन आर को हम आर यहां पर पुट कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा वो देखिए कि यदि थीटा अति अल्प है या छोटा है तो साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आया, n इक्वल टू साइन, ये थीटा है तो थीटा ही पुट कर दूं मैं यहां पर, डेल्टा m प्लस में a अपॉन 2, फिर बट्टे में यहां पर आ गया a बट्टे में 2, 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो गया, डेल्टा m प्लस में a अपॉन a हमारे पास में आ गया। इस a को इधर गुणा कर दें तो n इंटू a बराबर डेल्टा m प्लस में a, यहां से डेल्टा m बराबर हमारे पास में आ गया n इंटू में a माइनस में a, और डेल्टा m जो न्यूनतम विचलन होता है जो कि हमारे पास में आ गया a इंटू में हमारे पास में आ गया n-1। ये हमारे पास में विशेष जो स्थिति है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त हो चुका है। न्यूनतम विचलन कोण की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी प्राप्त हुई है देख लीजिए। मिनिमम डेविएशन डेल्टा m बराबर a इंटू में हमारे पास में है n-1। तो दोस्तों ये था प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब यहां पर हम प्रिज्म के ऊपर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसके आपतन कोण तथा उसके विचलन कोण के बीच में एक ग्राफ यहां पर देखने वाले हैं। उस ग्राफ को भी यहां पर आप लोग समझेंगे। देखिए हम प्रिज्म के आपतन कोण, प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण तथा विचलन कोण के मध्य ग्राफ यहां पर देखने वाले हैं, खींचने वाले हैं। तो I व डेल्टा में ग्राफ, I यहां पर आपतन कोण है, डेल्टा यहां पर विचलन कोण है। तो देखिए दोस्तों क्या कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। एक तरफ हमने ले लिया डेल्टा, अर्थात इस तरफ हमने लिया है विचलन कोण, इधर हमने लिया है आपतन कोण, दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, आपतन कोण, जिससे हमने I से पुट किया है। देखिए दोस्तों जब हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं
तो विचलन कोण का मान कम होता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके ऊपर विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है और फिर भी यदि आप आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास में जो विचलन कोण है फिर से बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। तो जब I और E दोनों बराबर होते हैं तब जो विचलन कोण होता है दोस्तों वो मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, डेल्टा M के इक्वल लिखा जाता है। तो डेल्टा और I मतलब विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है दोस्तों, जिसमें प्रारंभ में आपतन कोण की वैल्यू बढ़ाने पर विचलन कोण कम होता है और एक स्थिति के पश्चात फिर से विचलन कोण की वैल्यू बढ़ती है। जो विचलन कोण का न्यूनतम मान है उसको डेल्टा एम से न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है और वो आई जब बराबर होता है ई के तो उस स्थिति में हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था आई और डेल्टा के मध्य ग्राफ। और इस वीडियो में आपने देखा प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण कितना प्राप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।